जय भारत बच्चा पार्टी। कुछ इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं इसकी, जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उस टाइप के, ठीक है ना। तो जैसे कि पहले देख लो, यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ए स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो है, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब कम से कम एक रियल पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये जो होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो मतलब क्या होना चाहिए, मतलब क्या चीज़ क्या दिया हुआ है इसने, वो पहले समझ लो तुम। यहाँ पे अगर एक्स एक्स है तुम्हारा, ठीक है। अब ग्राफ जो है ना वो तो ये के ऊपर डिपेंड करेगा, इस ये के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये की वैल्यू कितना होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है, तो ग्राफ तो ऊपर ओपन होगा ऐसे, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इसका जो आंसर होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए, बराबर ना। ये लेस देन जीरो होना चाहिए, और कब होना चाहिए, कम से कम एक रियल वैल्यू के लिए होना चाहिए, कम से कम एक रियल पॉजिटिव वैल्यू के लिए होना चाहिए, ठीक है। जब ग्राफ अगर ऐसा है और तुमने अगर जीरो यहाँ पे लेते, यहाँ पे अगर जीरो ले लिया समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर जीरो ले लिया तो जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर तो इसके सामने रहेंगे, इसके सामने रहेंगे ना पॉजिटिव नंबर। अब अगर इसके सामने पॉजिटिव नंबर है तो तुम्हारे जो ग्राफ का जो वैल्यू आ रहा है कितना आ रहा है देख लो, फंक्शन वैल्यू कितना आ रही है। तो यहाँ पे तो आ रही है, ग्राफ इसके ऊपर ही मीट करेगा, मतलब पॉजिटिव होगा। इसके सामने देखो, ये इसके सामने जब भी एक्स आगे जाएगा तो ग्राफ जो होगा इससे बड़ा ही होगा ना, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू आने का चांस ही नहीं है। समझ में आ रही बात आपको। मतलब क्या होना चाहिए, अगर एक निगेटिव वैल्यू अगर होना चाहिए, और कब होना चाहिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, अगर इस ग्राफ का वैल्यू अगर निगेटिव होना चाहिए, कौन सा देखो, ये समझ में आ रहा है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस हो जाएगा वन लेस देन जीरो। ये हम लोग अभी इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए अभी ये इनइक्वालिटी सादी, मतलब ये सिंपल सी इनइक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे फैक्टर बना के हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे और ये पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी ये इसमें क्या है कि एक वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल की वैल्यू तुमको ढूंढना है, और क्या बोला गया है कि इसका आंसर कम से कम एक तो भी एक्स के लिए निगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब तुमको अभी एक्स को रखते जाना है, तो उस एक्स कैसा रखना पड़ेगा, तुमको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पॉजिटिव एक्स रखने के बाद ये की वैल्यू कितना आ जाएगी, वो ये मतलब ये की वैल्यू कितना रखेंगे तो ये कम से कम एक तो भी एक्स पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर लेस देन जीरो करने के लिए ये तुमको निकालना है। तो इसका मतलब ये ग्राफ इसका नहीं हो सकता। अगर ऐसा ग्राफ अगर हो गया तो देखो ये जीरो क्या है कि जितने भी वैल्यूज आ रही है एक्स की, उसके लिए इसकी फंक्शन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं हो सकता। तो ग्राफ कौन सा होना चाहिए, अगर इस टाइप का ग्राफ है, मतलब ये के लिए अगर ग्रेटर देन जीरो है, एक के लिए अगर ग्रेटर देन जीरो, तो कम से कम तुम्हारा जो जीरो है, एक तो इसके बीच में आना चाहिए या फिर यहाँ पे आना चाहिए। समझ में आने के बाद देख लो, एक तो तुम्हारे दोनों के दोनों रूट से पहले आना चाहिए या फिर दोनों रूट के बीच में आना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि, तब जाके कम से कम एक तो भी एक्स के लिए क्या होगा कि ये एक तो भी एक्स के लिए क्या होगा कि इसका आंसर निगेटिव आएगा। ये वाला नहीं चलेगा। मतलब दो केसेस है। सबसे पहली केस कौन सी होगी, एक तो तुम्हारा ये ग्राफ पॉसिबल हो सकता है ये वाला, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर तुमने जीरो ले लिया तो इस वैल्यू के लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसका आंसर कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसके लिए भी निगेटिव आ रहा है, इसके लिए भी निगेटिव आ रहा है, ये सारी वैल्यू के लिए निगेटिव आ रहा है। ये ग्राफ चल जाएगा तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर दूसरा ग्राफ निकालते हैं इसी केस में अगर समझिए ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, तो ग्राफ ये भी चल जाएगा ये वाला, और तुम्हारा जीरो कहाँ पे होगा, इस साइड पे होगा। देखो इस वाले के लिए निगेटिव आ रहा है, इस वाले के लिए निगेटिव आ रहा है आंसर, इस वाले के लिए निगेटिव आ रहा है, मतलब नीचे मिल रहा है, मतलब इसके लिए निगेटिव होगा। तो ये इतने जगह पे ये ग्राफ चलेगा, ये ग्राफ चलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने दो रूट ले लिया है, क्या सिंगल रूट में ऐसा पॉसिबल होगा क्या, मतलब सिंगल रूट या फिर नो रूट में ऐसा पॉसिबल होगा। देखो पहले तुम सिर्फ ग्राफ के बारे में सोचो, ग्राफ के बारे में सोचने के बाद बाकी जो सॉल्व करना है बाद में सोचेंगे, ठीक है ना। क्या यहाँ पे ऐसे वाले ग्राफ में कहीं पे भी लगता है कि इसका आंसर निगेटिव आने का चांस है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ये लेस देन जीरो का मतलब कितना होगा कि इसका जो आंसर है वो लेस देन जीरो आना चाहिए, मतलब निगेटिव आना चाहिए। निगेटिव आना चाहिए मतलब एक्स एक्स के नीचे ग्राफ दिखना चाहिए ना, मुझे एक्स एक्स के नीचे ग्राफ होना चाहिए। या क्या यहाँ पे एक्स एक्स के नीचे ग्राफ है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये केस है ही नहीं वैसे हमारी, इससे इधर से कोई आंसर निकलेगा ही नहीं। ये तो देखते ही आपको पता चल जाएगा इससे कोई आंसर निकलने वाला नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा ग्राफ होगा ना हमारा, जिसके कोई रूट नहीं होते, ऐसा ग्राफ होता है वो, क्या यहाँ पे भी कहीं पे भी तुमको लगता है क्या कि कहीं इसके जो सॉल्यूशंस है निगेटिव आने का चांस है, कोई पे भी नहीं ना। ये तो हमेशा ही पॉजिटिव, एक्सेस के ऊपर मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ से भी इस वाले केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और इस वाले केस में भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और इस वाले में भी कोई सोल्यूशन, मतलब इस केस के लिए, इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी के लिए ये तीन केसेस जो है इनवैलिड ही है। और आ गया, तो इसका मतलब दो रूट होना चाहिए, दो रूट होना चाहिए, ये पक्का है। मतलब डी जो होगा पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात क्या होगी, एक तो जीरो जो है दो रूट के बीच में आ सकता है, या फिर दोनों दोनों रूट्स जीरो के आगे आ सकते हैं। मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट वन रूट मस्ट बी पॉजिटिव, ये वाली केस हो गई है।
एटलीस्ट वन रूट जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ये रूट पॉजिटिव है और यहाँ पे दोनों दो रूट्स है, तो एटलीस्ट वन रूट हो गया ना ये। ठीक है, ये हो गई पहली केस। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, अभी तो मैं बस इसके ग्राफ पूरे बना देता हूँ, फिर बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से ये कौन सी केस थी, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 की। अच्छा, आपको अगर कुछ लग रहा है कि इसके अलावा भी अगर कुछ ग्राफ पॉसिबल लग रहा है, आपको लगता है, तो उसके लिए भी ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे कितने पॉसिबल है, तीन ही ना। एक तो कोई भी रूट नहीं आए, फिर इसी इक्वल रूट्स आए, फिर दो डिफरेंट रूट आए। देखो इसमें तो कोई भी एक्स निगेटिव तो आ ही नहीं रहा सर, मतलब ये दोनों तो ऐसे भी निकल गए। अब दो रूट वाली केसेस में, तो दो रूट वाली केसेस में क्या क्या दिक्कत है, एक तो तुम्हारा जीरो यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है, या फिर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगर तुमने जीरो ले लिया, मतलब रूट के आगे ले लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, इसके सामने रहेगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी देख लो वैल्यू हमेशा एक्स के ऊपर मिल रही है, मतलब ये कभी भी निगेटिव नहीं रहेगा। मतलब ये वाला जो केस है, ये वाला केस कभी भी मतलब वो पॉसिबल नहीं है यहाँ से आंसर निकालना। ठीक है, दूसरा क्या कि इस जीरो को मैंने इसके बीच में ले लिया, क्या यहाँ पे जीरो अगर यहाँ पे होता है, इस जगह पे अगर जीरो है, तो क्या यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो रहा है क्या कि ये ये मतलब कोई किसी कम से कम एक एक्स के लिए, एक्स पॉजिटिव एक्स के लिए इसका आंसर निगेटिव आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अगर जीरो तुम्हारा यहाँ पे है, तो इसके सामने वाले जितने भी वैल्यूज़ है वो सारे कैसे पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, एक्स एक्स के नीचे, मतलब ये निगेटिव है। या फिर इसके आगे वाला भी निगेटिव आ रहा है, इसके पीछे, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स इसमें है। ठीक है, मतलब दो रूट्स के बीच में अगर ले लेते हैं हम लोग जीरो, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मतलब एक आध कम से कम एक तो वैल्यू मिल जाए जहाँ पे वैल्यू कितना आ जाए, निगेटिव आ जाए इस फंक्शन वैल्यू की, मतलब ये सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, और ये वाला भी ग्राफ देखो, जब दो रूट से पहले होगा जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दो रूट के बीच में जितना भी ग्राफ है वो सब के लिए क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और इसने तो सिर्फ एटलीस्ट वन पॉजिटिव रियल वैल्यू बोला था, यहाँ पे तो बहुत सारे वैल्यू आ गए। ठीक है, तो ये तीन तीन दो केसेस यहाँ पे मिल गए। अब इसके अलावा मतलब दूसरा जो केस है कौन सा, ये इंटू एक्स करिए, पहले तो इक्वेशन में कॉपी कर लेता हूँ। ये -3 था शायद यहाँ पे, इंटू एक्स, और शायद प्लस क्या था, प्लस देख लो क्या था, ये 1 था, ये -3 था, ओके, +1 था, और लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ये हो तुम्हारा इक्वेशन। अब क्या करोगे तुम, ये एक तो केस देख लिया अभी तुमने, अब देख लोगे ये लेस देन 0 वाली केस। अब ये लेस देन 0 वाले में क्या क्या केसेस, कितने केसेस पॉसिबल है, मतलब कितने चीज़ें पॉसिबल है। देखो पहले तो ये ग्राफ होगा जिसमें कोई रूट नहीं है, ठीक है, या फिर दूसरा दूसरा ग्राफ कौन सा होगा जिसमें इक्वल रूट्स होंगे, ये वाला। या फिर तीसरा ग्राफ कौन सा होगा, तीसरे ग्राफ में होगा क्या कि दोनों ये मतलब दो रूट्स मिलेंगे। अब जीरो कहाँ पे तुम्हारा, सोचो तुम, जीरो अब कहीं पे भी रहने दो, जीरो तुम्हारा यहाँ पे रहने दो। इसमें तो क्या है कि सारा तो निगेटिव ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, इसमें तो सारा सोल्यूशन आ गया, इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं ना। इसका आंसर कितना चाहिए, कम से कम एक वैल्यू की, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका आंसर लेस देन 0 चाहिए। अब तुम्हारा जीरो कहीं पे भी ले लो, कहीं पे भी ले लो, अगर तुम बहुत इधर भी ले रहे हो कॉर्नर पे, तो भी कम से कम इसके सामने एक वैल्यू तो ऐसा रहेगा जहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा, क्योंकि हमेशा नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा ये मतलब फेवरेबल केस है ही वैसे, इसमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये हमेशा ही आ रहा है वैसे। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी तुम्हारा जो जीरो है ना, कहीं पे ले लो, तुम यहाँ पे लेना चाहते हो यहाँ पे ले लो, यहाँ तो यहाँ पे भी ले लिया, तो कितना इसके सामने वाला कम से कम ये वैल्यू है, यहाँ पे कितना आ रहा है, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये बस एक वैल्यू मिल गया, मतलब काम खत्म। या तो फिर तुम यहाँ पे अगर जीरो ले लेते हैं, यहाँ पे अगर जीरो लेते तो भी यहाँ पे इसके सामने एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट हो रही है जहाँ पे इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। या फिर कहीं पे भी अगर तुम यहाँ पे भी जीरो लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसके सामने वाला ये ग्राफ ही हमेशा नीचे है ना, तो इसका मतलब कम से कम एक तो रूट निगेटिव आएगा ही, मतलब एक कम से कम एक जगह पे तो वैल्यू इसका क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ये तो पक्का ही है। ठीक है, या फिर अच्छा इसमें देख लो, अब इसमें भी वही चीज़ होगी, तुम जीरो यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे भी ले लिया समझो, तो जीरो के सामने एक वैल्यू यहाँ पे है, इस पे क्या है, वैल्यू आ रही है निगेटिव आ रही है, मतलब ग्राफ नीचे आना चाहिए उसका, ग्राफ जो वर्टिकल लाइन को नीचे कट करना चाहिए। तो या तुम लोग जो जीरो यहाँ पे ले लो, या फिर यहाँ पे भी लेके देख लो, भले यहाँ पे ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमने क्या बोला था कि जीरो के सामने कम से कम एक तो भी वैल्यू होना चाहिए एग्जिस्ट। तो जीरो से लेकर इस रूट तक के बीच में तो वैल्यू पॉजिटिव है, उसको तो छोड़ दो तुम, लेकिन इसके सामने तो ये निगेटिव आ रहा है ना, बराबर है क्या, मतलब इस रूट के पहले आने दो, तो भी कम से कम एक तो रूट या एक तो वैल्यू ऐसा मिलेगा जहाँ पे इसकी फंक्शनल वैल्यू नीचे मिल रही है, क्योंकि ये तो इसके सामने वाला हर एक, मतलब इस रूट के बाद जितने भी क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू आएंगे, उसके लिए तो निगेटिव आ ही रहा है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे जीरो अगर ले लेते हो तो ये सारे वैल्यू तो पॉजिटिव और उसमें सारी जगह पे निगेटिव आ रहा है, मतलब इस वाले के लिए चलेगा, इस वाले के लिए चलेगा, इधर भी चलेगा।
बराबर क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों भी केसेस में कम से कम मुझे एक एक्स ऐसा मिलेगा जहाँ पे इसकी फंक्शन वैल्यू कैसी है, लेस देन जीरो है। इसका मतलब ये सारे के सारे फेवरेबल केस है। इसमें मतलब इसमें कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये केस कब आएगी, ये केस कब आ रहे हैं वो तुमको ट्रैक रखना पड़ेगा। ये केस कब आ रहा है, बस ये केवल लेस देन जीरो पे आ जाएंगे। मतलब ये लेस देन जीरो ले लिया तुमने, इसका मतलब इसमें तीन केसेस बनेंगे। कौन सी? एक तो ये केस, या फिर ये केस, या फिर ये केस। और तीनों के अंदर कम से कम एक तो भी एक्स ऐसा है जहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आ रही है, निगेटिव आ रही है। बस। तो इसका मतलब इनकी सबको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमेशा ही फेवरेबल है। बस ये कब आ रहा है वो देखो, तो ये कब आ रहा है, तो ये लेस देन जीरो के लिए, मतलब इस केस का, मतलब केस सेकेंड का जो तुम्हारा सोल्यूशन है कौन सा है, ये लेस देन जीरो। समझ में आ रही क्या बात आपको? ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये लेस देन जीरो। अब यहाँ पे आगे, यहाँ यहाँ पे अभी ये ग्रेटर देन जीरो, ये पूरा सोल्यूशन नहीं है तुम्हारा। इसमें जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ये लेस देन जीरो, ये पूरा सोल्यूशन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमेशा ही फेवरेबल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, जब ये केवल ग्रेटर देन जीरो कर रहे हो ना, तो इसमें तो कौन सी ग्राफ है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल केस है, ये भी पॉसिबल है, और ये भी केस पॉसिबल है। इसमें ये केवल ग्रेटर देन जीरो होता है तो ये सारे केसेस पॉसिबल है, लेकिन सारे केसेस में ये जो है कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। इन दोनों में नहीं हो रही, मतलब इसमें नहीं हो रही, बस इन दोनों केसेस में ही हो रही है। तो इसका मतलब ये पूरा तुम्हारा सोल्यूशन नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या था कि ये की वैल्यू लेस देन जीरो कर लिया, और जितने भी केसेस बन रहे हैं उस सारे केसेस में क्या हो रहा है कि इसकी कम से कम एक तो वैल्यू पॉजिटिव ऐसा मिल रहा है जहाँ पे ये उसका वैल्यू निगेटिव आ जाए। मतलब इसलिए यहाँ पे मतलब ये सारे फेवरेबल केसेस थे, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये केस फेवरेबल नहीं है और ये केस नहीं है। तो इसका मतलब बस ये दो केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब ये लेस देन ये ग्रेटर देन जीरो जब होगा तब जाके मुझे कुछ इसमें से कुछ वैल्यू घट जाएंगे। क्यों, कैसे घटेंगे? शायद कुछ वैल्यू के लिए ये केस बन रही होगी। अगर इक्वली ग्रेटर देन जीरो है तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये केस बन रही होगी, कुछ वैल्यू के लिए ये केस बन रही होगी, और कुछ वैल्यू के लिए ये केस बन रही होगी। तो ये केस कब बनेगी, ये इक्वली ग्रेटर देन जीरो के लिए ये दो केसेस कब कब बन सकते हैं, उसके लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो कर लेते हैं फिर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये दो केस के लिए कैसे सॉल्व करोगे? चलो पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी? सबसे पहली कंडीशन तुम लिखो इसके लिए, ये वाली केस ना, पहले वाले के लिए, इसके लिए होना चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। इक्वल जीरो तो बात तो बनेगी नहीं, इक्वल जीरो तो है नहीं, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो हो गया। फिर दूसरी केस क्या है? दूसरी केस है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना होना चाहिए, लेस देन जीरो, ठीक है। और जब हमने क्या बोला था कि दो रूट के बीच में जब भी कोई वैल्यू की जिक्र होती है तो वहाँ पे उस वैल्यू के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका वर्टेक्स नहीं बोलेंगे। तो वर्टेक्स तो बात आएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों रूट के बीच में आ गया, ये वैल्यू जो जीरो है दोनों रूट के बीच में आ गया। इसका मतलब दो रूट के बीच में अगर आ गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वैल्यू के मतलब जीरो के रेस्पेक्ट में हम लोग वर्टेक्स कहाँ पे आएगा ये नहीं बोल सकते। तो बस ये दो ही केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो चली गई, इक्वल्स टू जीरो नहीं चली गई। इक्वल्स टू जीरो क्यों नहीं चली गई? जब ये इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये केस होगा और यहाँ पे कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो बस ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये केस नहीं हो सकता, इसको मैं उड़ा देता हूँ। ओके, इसके बाद पहली तो केस ये हो गई। दूसरी केस क्या है कि एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू जो आएगी कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मिल रही है तुमको, ये पॉजिटिव मिल रही है, ठीक है। और इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना होगा, माइनस बी अपॉन टू ए। अगर दोनों के दोनों रूट्स अगर जीरो से ज़्यादा है तो इसका वर्टेक्स भी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो तुम एक तो इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा और दूसरी बार इस केस सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, यूनियन, ठीक है। क्योंकि इस केस से तुम्हारा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या फिर इस केस से हो रही है। या फिर का मतलब क्या होता है, या फिर का मतलब होता है और का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। और विद इन केस मतलब एक केस के बीच में जो भी सॉल्यूशंस आते हैं उसका इंटरेक्शन लेना होता है तुमको। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या था तुम्हारा, ये इंटू एक्स स्क्वायर था प्लस ए माइनस थ्री इंटू था एक्स और प्लस था ये वन और ये था लेस देन जीरो, बराबर ना, ये इक्वेशन था। लेकिन ये तो अभी क्वाड्रेटिक, ये तो लेस देन जीरो के तो हमने बना दिया है कंडीशन। बस अब इसको क्वाड्रेटिक को ही इसको यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बी स्क्वायर माइनस फोर से निकाल देंगे। और एफ ऑफ मतलब तुम्हारा अभी एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, तुम्हारा एफ ऑफ एक्स ये बन गया है, ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा वन। एक बार चेक कर लो ये इक्वेशन बराबर लिखा है क्या मैंने, बेकार का फिर गलतियाँ नहीं होना चाहिए। शायद वही था, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन। ओके, यही है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से तुमको क्या क्या निकालना पड़ेगा,
इसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दो जगह पे काम करने वाला है, यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है और यहाँ पे भी यूज़ होने वाला है, तो दो जगह पे यूज़ होने वाला है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले निकाल दो। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना आएगा, देखो बी मतलब कितना होगा ए माइनस थ्री और इसका स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितना है ए के बराबर है और होगा वन। कितना हो रहा है देख लो, ये होगा ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा सिक्स टाइम्स ऑफ ए प्लस हो जाएगा नाइन और माइनस हो जाएगा फोर ए, मतलब समझ में आ रही बात कितना आ जाएगी, ये स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना टेन टाइम्स ऑफ ए प्लस हो जाएगा नाइन। सही है, ओके। तो बी स्क्वायर माइनस फोर इसी कितना होना चाहिए तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए भी वही होगा। ठीक है, ये तो हम लोग बाद में निकालेंगे, ठीक है ना, ये हमने पहला एक कुछ वैल्यू निकाल के रखा है। दूसरा दूसरा क्या चाहिए तुमको, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू चाहिए। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ रहा है देखो, ये जीरो होगा ये जीरो होगा तो ये आ जाएगा सीधा सीधा वन। ठीक है, ये दोनों वैल्यू चाहिए था यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो बस अब इस केस के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाली केस मतलब फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं हम, मतलब चलो इसको कुछ भी बोलो ना, इसमें ये बी बोल दो ना, तो ये बार बार नंबर नहीं, मतलब इस केस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं वन, इस केस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस फोर इसके लिए ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कितना होगा ये स्क्वायर माइनस टेन ए प्लस हो जाएगा नाइन और ये होगा ग्रेटर देन जीरो, मतलब कितना होना चाहिए ए माइनस वन और हो जाएगा ए माइनस नाइन और ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर यहाँ पे वन है यहाँ पे अगर नाइन है तो ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, मतलब सॉल्यूशन सेट तुम्हारा क्या होगा, ये बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक और यूनियन होगा नाइन से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो बस ये वाला सॉल्यूशन आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का। अब इसके बाद क्या, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना होना चाहिए लेस देन जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कितना है तुम्हारा वन है और ये लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब क्या वन लेस देन जीरो। क्या वन लेस देन जीरो होता है क्या, वन लेस देन जीरो होता है क्या, बिल्कुल नहीं, वन तो ग्रेटर देन जीरो होता है। इसका मतलब ये जो है इधर से ही सॉल्यूशन तुम्हारा क्या आ गया फाइव आ गया, इधर से ही कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फर्स्ट केस का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तुम्हारा। पता है क्यों, इसमें तो आ गए कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बहुत सारे ये दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, लेकिन इस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू भी कितना होना चाहिए था, लेस देन जीरो होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो वन आ गया ना, वन लेस देन जीरो कैसे हो सकता है, इसी में अगर कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है तो क्या इसमें आने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन दोनों का तो इंटरेस्ट लेना था मुझे, तो इधर से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब फर्स्ट केस तो चला गया वैसे भी। ठीक है, अब दो सेकंड केस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को सॉल्व कर देना है, बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को कितना करना पड़ेगा ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक होगा और यूनियन होगा नाइन से लेकर इन्फिनिटी। सही है, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन। फिर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितना होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ जीरो कितना है वन है, वन कितना होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, ये परफेक्टली बराबर है। ठीक है ना, मतलब वन जो होता है जीरो से ज़्यादा होता है, तो ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड बात क्या है, माइनस बी अपॉन टू ए की वैल्यू भी कितना होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो बी की वैल्यू कितना है बोलो, बी की वैल्यू है ये बाई ये माइनस थ्री। ठीक है ना, तो ये माइनस थ्री रख दो यहाँ पे, माइनस हो जाएगा ये माइनस थ्री डिवाइड बाई कितना होगा टू इंटू ये की वैल्यू कितना है वो तो ये के बराबर ही है, तो ये होगा ग्रेटर देन जीरो। सही है, तो ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा फिर ये माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ये और ये होगा लेस देन जीरो। सही है, आगे क्या करोगे, आगे क्रिटिकल पॉइंट बना लो, यहाँ पे है जीरो यहाँ पे है थ्री, तो ये होगा प्लस ये होगा माइनस और ये होगा प्लस। कितना हो गया देखो ये, तो जीरो से लेकर थ्री तक ये होगा इसका सोल्यूशन, जीरो से लेकर थ्री, क्योंकि निगेटिव चाहिए ना, तो जीरो से लेकर ये निगेटिव कैसे आया पता चला, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया आपने और टू भी इधर मल्टीप्लाई कर लिया था, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने से साइन बदल जाता था। कितना होता है जीरो से लेकर थ्री तक ये इसका सोल्यूशन है। मतलब अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका और इसका सोल्यूशन इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, किसका किसका, इस वाले का और इसका इंटरेस्ट, ये तो ऑलवेज ट्रू है, मतलब इसका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो मतलब ये तो बोल रहा है कि तुम जो बोलो वो सही है, ये तो मैं तो मतलब हर चीज़ के लिए अग्री हूँ ऐसा बोल रहा है ना ये, तो इसका मतलब इसके पास तो जाएंगे नहीं। इन दोनों को पूछना पड़ेगा तुम्हारे बीच में कौन से नंबर्स कॉमन है। देखो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन और नाइन से इन्फिनिटी, ये तो जीरो से तीन तक ही है, तो मतलब नाइन से इन्फिनिटी तो बात खत्म हो गई। जीरो से तीन तक और माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक क्या कॉमन आएगा, ये आ जाएगा जीरो से लेकर वन तक के नंबर्स, जीरो से लेकर वन तक के नंबर्स। सही है क्या, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा इतना बोलने के बाद काम खत्म नहीं हुआ, ये तो हमने किसका सोल्यूशन निकाला पता है, इस केसेस का,
इसका तो कितना है 5 है, और इसका कितना है 0 से लेकर 1 तक है, तो इन दोनों का तो क्या लेना पड़ता मुझे यूनियन। जबकि इसका 5 आ गया, मतलब कुछ भी नहीं आया इसके अंदर, इसलिए इसका आंसर यही होगा। लेकिन ये भी फाइनल आंसर नहीं है अभी, भले तुमने इन दोनों का यूनियन ले लिया तो भी ये फाइनल आंसर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये केस बनने के लिए हमने एक बेस कंडीशन लिखा था। क्या कंडीशन था? ये ग्रेटर देन 0, मतलब इसके साथ भी इसका इंटरेक्शन लेना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? और ये 0 से लेकर इन्फिनिटी और 0 से लेकर 1 तक के बीच में दोनों में कॉमन है, इसलिए ये तुम्हारा आंसर बन गया अभी। अगर समझो यहाँ पे कुछ अलग आ जाता, मतलब -1 से +1 तक आ जाता, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये बेस कंडीशन, मतलब ये केस कब बन रही थी? जब इक्वली ग्रेटर देन 0 थी तब बन रही थी, तो इसका मतलब इसके साथ भी तो इंटरेक्शन लेना ही पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात आपको? तो बस ये हो गया, सही है। तो इस पहले केस का जो आंसर आया 0 से लेकर 1 तक, दूसरे केस का आंसर कितना आया? x लेस देन 0 आया। ठीक है, x लेस देन 0 आया, तो x लेस देन 0 एक, और ये कितना हो गया 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, एक और चीज़ हमने कहाँ कहाँ पे चेक किया है? हमने चेक किया x ग्रेटर देन 0 के लिए, इसमें क्या किया x ग्रेटर देन 0 के लिए, और यहाँ पे कहाँ पे चेक किया x लेस देन 0 के लिए। क्या x इक्वल टू x नहीं है, ये लेस देन 0 पे चेक किया, और ये ग्रेटर देन 0 पे किया। अब ये इक्वल्स टू 0 पे चेक किया गया हमने, ये इक्वल्स टू 0 पे चेक नहीं किया। समझ मेरी बात आपको? अच्छा, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0 पे क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा था। अगर ये की वैल्यू 0 करेंगे, ये की वैल्यू अगर 0 करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, तो फिर भी तो इसका आंसर लेस देन 0 आ सकता है ना, फिर भी तो इसका आंसर लेस देन 0 आ सकता है। ठीक है, हमको तो क्या बोला इसमें, क्वाड्रेटिक थोड़ी बोला गया है। यहाँ पे देखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ये जो इक्वेशन है उसका आंसर लेस देन 0 होना चाहिए, ऐसा तो थोड़ी बोला है कि वहाँ पे क्वाड्रेटिक होना चाहिए। तो तुमको 3 केसेस में जाना पड़ेगा। जब ये की वैल्यू नॉन जीरो होगी, अगर एक वैल्यू अगर नॉन जीरो होगी, इसका मतलब क्या होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट लगा दिया। अगर एक वैल्यू जीरो है तो क्वाड्रेटिक कंसेप्ट नहीं लगा सकते, इसलिए मैं इसको अलग से ले लूँगा। ठीक है ना? तो जब एक वैल्यू जीरो होगी तो ये टोटल जीरो होगा, यहाँ पे ये जीरो होगा, तो -3x + 1 होगा लेस देन 0। ठीक है, -3x + 1 ये लेस देन 0 होगा, -3x + 1 इसका आंसर होना चाहिए लेस देन 0, कम से कम एक पॉजिटिव x के लिए, एक पॉजिटिव x के लिए। ठीक है ना, कम से कम एक तो वैल्यू पॉजिटिव मिलना चाहिए मुझे जहाँ पे इसका आंसर निगेटिव आ रहा है। तो इसका ग्राफ ही निकाल के देख लेते हैं। ये होगा एक्सिस और वाई एक्सिस, ये -3x + 1, y इक्वल्स टू कौन सा है -3x + 1, ये इक्वेशन है। स्लोप कितना है? माइनस है, नेगेटिव है, मतलब ग्राफ तो डिक्रीजिंग होगा। और y इंटरसेप्ट कितना है? 1 है, मतलब 1 से पास होगा, और डिक्रीजिंग लाइन है ऐसा। ठीक है ना, तो ये ग्राफ बन गया। अब देखो ये जीरो यहाँ पे है, जीरो के आगे ये सारे वैल्यू पे कहीं पे एक कम से कम एक तो भी एक्स ऐसा है क्या जहाँ पे इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है? बिल्कुल है। यहाँ से यहाँ तक तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन ये वैल्यू हम लोग नहीं ले लेंगे, इसको कंसिडर नहीं करो। लेकिन इस सामने यहाँ से देखो, यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, तो बहुत सारे वैल्यू निगेटिव भी आ रहे हैं ना, हमको तो एक ही पॉजिटिव चाहिए था। तो इसका मतलब ये केस भी तुम्हारी क्या है? फेवरेबल है। मतलब ये की वैल्यू अगर जीरो होती है तो भी क्या होगा कि इसमें कम से कम एक तो भी एक्स डिफाइन है, जहाँ पे इस ग्राफ का, इस इक्वेशन का जो वैल्यू है निगेटिव आएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ये एक्स इसमें से कितना आया? जीरो आया, इसमें से ये लेस देन जीरो आया, और इसमें से कितना आया? जीरो से लेकर 1 तक आ गया। और हमने बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि ये जब केसेस होते हैं उसके बीच में क्या करना होता है? अपने को यूनियन लेना होता है। तो सबसे पहले केस का जो सॉल्यूशन है यूनियन, केस 2 का जो सॉल्यूशन है यूनियन, केस 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो केस 1 का सॉल्यूशन कितना है? 0 से लेकर 1 तक, दोनों भी ओपन है वैसे। और यूनियन केस सेकंड का सॉल्यूशन कितना है? ये लेस देन 0, मतलब -∞ से लेकर 0 तक का। और केस थर्ड का जो सॉल्यूशन कितना है? सिंगलटन 0। बस इसका यूनियन निकालो, कितना आ जाएगा? ये आएगा -∞ से लेकर 0, 0 को भी कवर करेगा और 1 तक जाएगा, तो होगा ये -∞ से लेकर कितना? 1 तक। 1 को ओपन कर दो और -∞ को भी ओपन कर दो, सही है क्या? अच्छा, 1 पे ओपन है क्लोज है, एक बार कंफर्म कर लो कहाँ से आ रहा था 1? इधर से 1 आ रहा था। देखो यहाँ पे 1 जो है ओपन है या क्लोज है? अच्छा, यहाँ पे ओपन है तो ओपन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ओपन है तो ओपन ही रहेगा। तो -∞ से लेकर कितना हो जाएगा? -∞ से लेकर कितना आएगा? 1 तक आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात आपको? तो ऐसे क्वेश्चंस को तुमको ऐसे सॉल्व कर देना है। मतलब पहले तो केसेस बना लो इसके कितने पॉसिबल हो सकते हैं, जो भी ग्राफ में बोला गया है उसको फुलफिल करने के कितने ग्राफ्स बन सकते हैं वो पहले निकाल दो, फिर एक एक को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, x² + 2x + a लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a।
ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो। चलिए पहले तो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए लेस देन जीरो है, मतलब इस इक्वेशन का जो आंसर है नेगेटिव आना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ये लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव तो आना चाहिए इसका आंसर, लेकिन कौन से वैल्यू के लिए आना चाहिए, बस इतने ही वैल्यूज़ के लिए, मतलब 1 से लेकर 2 तक के बीच में हर एक जगह पे इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ये जो साइन होता है ये, इसका मतलब कितना था, उल्टा ए का मतलब होता है ये फॉर ऑल, इसका मतलब कितना होता है फॉर ऑल, मतलब क्या है कि इसके सामने जितने भी वैल्यूज़ लिखा गया उस सारे वैल्यूज़ के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए ऐसा। एक और दूसरा साइन होता है ये ऐसा, देयर एग्जिस्ट, उल्टा ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ये देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऐसा, ये सिर्फ इतना, इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कि कम से कम एक तो वैल्यू एग्जिस्ट वहाँ पे, एटलीस्ट इसका मतलब होता है एटलीस्ट, इसका मतलब फॉर ऑल ऐसा होता है। ठीक है, ये जहाँ पे आएगा तब जाके हम इसकी मीनिंग बोल देंगे। ठीक है, अभी तो बस ऐसा एक साइन होता है, ऐसा याद रखो। फॉर ऑल का मतलब जितने भी यहाँ पे वैल्यूज़ है, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 लिखा है ना, तो 1 से लेकर 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज़ है उसके लिए इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। सही है, तो अब वीडियो को पॉज करो और तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद फिर देख लेना सोल्यूशन। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो सबसे पहले तो देख लो क्या करोगे, पहले तो ये 0 से लेकर 1 तक कहाँ पे वो देख लो तुम। ये होगा तुम्हारा नंबर लाइन। ठीक है, और यहाँ पे होगा तुम्हारा कहीं 1। ओके, और यहाँ पे कहीं हो सकता है तुम्हारा 2। ओके, तो क्या बोला इसने कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ये होना चाहिए लेस देन जीरो, 1 से लेकर 2 तक के लिए। ठीक है, ओके, अब इसमें ये की वैल्यू कितना है, मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, वो तो 1 है, मतलब एक ही ग्राफ पॉसिबल है इसका, यही मतलब और भी इजी हो गया, नीचे वाला तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, और अगर इसका लेस देन जीरो आंसर होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो आंसर कब आता है, जब ग्राफ जो होगा एक्स एक्स के नीचे चला जाएगा। तो मतलब अगर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच में जो है ना, अल्फा से लेकर बीटा के बीच में, अब इसका आंसर कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हारा इस इक्वेशन का आंसर अगर लेस देन जीरो चाहिए 1 से लेकर 2 के बीच में, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि 1 से लेकर 2 के बीच में इसका ग्राफ जो है एक्स एक्स के नीचे होना चाहिए। समझ में आ रही क्या बात आपको, 1 से लेकर 2 के बीच में इस वाले इसका जो ग्राफ होगा एक्स एक्स के नीचे होना चाहिए। अगर एक्स एक्स के नीचे है मतलब उसका आंसर निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बन सकता है फिर, आप मतलब इसी के रेस्पेक्ट में बोलो 1 एंड 2 कहाँ पे आएगा, 1 एंड 2 यहाँ पे आ सकता है क्या, 1 यहाँ पे आया और 2 यहाँ पे आया, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितना आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और इतने वैल्यू के लिए इसका जो ग्राफ का जो आंसर है पॉजिटिव है, और इस यहाँ से यहाँ तक भी पॉजिटिव है, बस अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 2 के बीच में इतने सारे वैल्यू के लिए इसका आंसर कैसा आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए नेगेटिव, मतलब क्या होना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये वाला अल्फा, ये इसके पीछे होना चाहिए, और ये बीटा जो 2 के आगे होना चाहिए, मतलब 1 एंड 2 जो है ये दो रूट के बीच में होना चाहिए। बराबर है क्या, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है क्या, देख लो अभी ये। ठीक है, दूसरा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है अभी इसमें, क्योंकि उसने क्या बोला कि फॉर ऑल बोला ना, अगर देर एग्जिस्ट बोलता या फिर एटलीस्ट एक वैल्यू के लिए बोलता तो फिर बहुत सारे केसेस बन जाते, लेकिन उसने यहाँ पे क्या बोला कि सभी वैल्यू के लिए 1 एंड 2 के बीच में जितने वैल्यूज है सारे के लिए इसका आंसर कितना आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक की वैल्यू भी कितना है, लीडिंग क्वेश्चन कितना है, 1 है, इसलिए क्या भी उसमें कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ एक ही बन गया। तो बस यही तुम्हारा एक ही फेवरेबल केस बन गया। अब इसके लिए सॉल्व करो तुम, क्या क्या होगा। सबसे पहली कंडीशन कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होना चाहिए बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन जीरो हो सकती है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। बराबर, क्योंकि दो रूट डिफरेंट ही होंगे, 1 से एक छोटा और 2 से एक बड़ा होगा। फिर सेकेंड केस, एफ ऑफ 1 कितना होना चाहिए, दो रूट के बीच में आ रहा है, मतलब निगेटिव होना चाहिए। और एफ ऑफ 2 ये भी कितना होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, दोनों के बीच में एंड है, मतलब एफ ऑफ 1 अलग से जीरो लेस देन जीरो होना चाहिए, और एफ ऑफ 2 भी अलग से लेस देन जीरो होना चाहिए। दो हो गया। अब वर्टेक्स के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या, वर्टेक्स के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों के दोनों वैल्यू जो है रूट के बीच में है, और जब भी रूट के बीच में कोई वैल्यू होता है तो उसके बारे में, वर्टेक्स के बारे में, उस वैल्यू से मतलब 1 एंड 2 के रेस्पेक्ट में कहाँ पे वैल्यू आ सकते हैं, हम लोग इसके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते। सीधा सीधा मतलब ये जो प्रॉब्लम है इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड है अभी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, और एफ ऑफ 1 लेस देन जीरो, और एफ ऑफ 2 ग्रेटर लेस देन जीरो, बस तो बस इतना ही निकाल देना है आपको। तो सबसे पहले निकाल दो अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है, बी मतलब कितना होगा 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू कितना है 1 है, और सी कितना आ जाएगा, वो भी आएगा ए के बराबर, कितना हो गया ये 4a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4a,
और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 4 तो निकल जाएगा और ये को कॉमन लिया तो ये -1 बचेगा और ये होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट बना लिया। यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये बार बार ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनाओ तुम। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये होगा तुम्हारा सोल्यूशन b² - 4ac का। ठीक है, अब चाहिए तुमको f(1). ठीक है, तो f(1) निकाल दो, कितना आ रहा है, f(1) एंड f(2) चाहिए। तो f(1) यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, कितना होगा देखो, ये 1 + 2a + ये कितना होगा, 1 + 3a होगा, 1 + 3a होगा। ओके, f(2) की वैल्यू चाहिए तुमको। f(2) मतलब कितना आएगा, देखो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 4a + a आएगा। तो यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा ये 5 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, तो ये दो वैल्यू मिल गई, f(1) प्लस और f(2) ऐसा हो गया 2। ओके, इसके बाद अब निकाल दो फिर f(1) कितना होना चाहिए, f(1) <<0 0 है, तो f(1) की वैल्यू कितना है, 1 + 3 है ना, तो यहाँ पे रख दिया। 1 + 3a की वैल्यू कितना होना चाहिए, <0 होना चाहिए। 1 + 3a की वैल्यू होगी <0। इसका मतलब ये की वैल्यू लेस देन हो जाएगा 1/3, ये की वैल्यू हो जाएगी <<1/3। इसके बाद एंड कितना होना चाहिए, f(2) कितना है, 4 प्लस हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ये होगा <0। इसका मतलब ये की वैल्यू कितना होना चाहिए, -4/5 होगा। ठीक है, बात तो आपको यहीं पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये केवल जब <<1/2 है और तुम्हारा सोल्यूशन कितना है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 है और 1 से इन्फिनिटी है, तो ये 1 से इन्फिनिटी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू निगेटिव ही है। ठीक है, अब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक और -1/3 से कम और -4/3 से कम, इन दोनों में कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, वो निकाल दो फिर। अब यहाँ पे तो 0 है, तो 0 से छोटा, ये 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -1/3 का यहाँ पे, और ये कितना, -4 कितना 5 है ना, ये कितना है वैसे, ये -0.33 ऐसा कुछ होगा। ये कितना होगा, माइनस हो जाएगा कितना, 8 होगा क्या, 0.8 होगा। ठीक है, तो कौन सा बड़ा है, ये -0.33 अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आएगा -4.5, 4/5 ऐसा। तो एक तो सॉल्यूशन के साथ तुम्हारा 0 से पीछे, दूसरा सॉल्यूशन इसके पीछे और तीसरा सॉल्यूशन इसके पीछे है। मतलब तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4/5। बस ये तुम्हारा सॉल्यूशन होना चाहिए। देख लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया गया, दोनों में कौन छोटा है देख लो, बस उससे पीछे होगा तुम्हारा सॉल्यूशन। सही है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -4/5 ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ y² - 5y + 3 इंटू x² + x + 1 << 2x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन द फाइंड द इंटरवल इन विच y लाइज। मतलब क्या है कि अगर ये जो इनइक्वालिटी है सारे x के लिए वैलिड है, सारे मतलब जो भी x रखना चाहते हो तुम x रखो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, जो y² - 5 इंटू y + 3, ये जो आंसर है, चलो ये x² + x + 1 को मैं इधर भेज सकता हूँ, ये 2x डिवाइडेड बाय कितना हो गया, x² + x + 1 ऐसा बन जाएगा ना ये। अच्छा, इनइक्वालिटी में हमने किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं क्या, पहले ये इसके बारे में सोचो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे मतलब बिना सोचे समझे डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टर्म है ना ये वाली, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। देखो ना, इसका b² - 4 से निकाल के देख लो, वो <<0 आएगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको ऐसा डिवाइड करना पॉसिबल है। इनइक्वालिटी में किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, जिसका साइन पता नहीं होता है उसको उसी से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसका बोलना क्या है, ये जो इनइक्वालिटी लिखा है ये सारे एक्स के लिए वैलिड है। एक्स वैल्यू तुम कुछ भी रखो, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इसका आंसर y² - 5y + 3 का जो आंसर है, इसके आंसर से हमेशा ही छोटा आना चाहिए, इसके आंसर से हमेशा ही छोटा आना चाहिए, ऐसा बोला है। तो तुम पहले तो क्या करो कि इसका कितना आंसर आ सकता है वो पहले तुम निकालो, इसका कितने पॉसिबल आंसर आ सकते हैं वो निकाल दो तुम। वो कैसे निकालते हैं, ये रेंज निकालने वाली बात है। याद आ रहा है क्या, इसका रेंज कैसे निकालोगे, इसको y के साथ कंपेयर कर लो, y = कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, x² + x + 1, ये हो गया y के बराबर।
अब इसका रेंज निकालने के बहुत सारे मेथड है वैसे, लेकिन जो तुमको मालूम है और कॉमन मेथड है वही से तुम कर लो। कैसे करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये y इंटू होगा एक्स स्क्वेयर प्लस हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस हो जाएगा y और इक्वस्ट हो जाएगा 2 इंटू एक्स। कितना हो गया ये y इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस इधर से कितना आ जाएगा y माइनस 2 इंटू हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा y और इक्वल्स टू 0 होगा इसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका रेंज निकालना है और x ऐसा है और रियल है। अगर x रियल है तो तुमको रेंज निकालना है। तो x रियल होने के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो b कितना है वैसे यहाँ पे y माइनस 2 इसका होगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये की वैल्यू कितना होना चाहिए y और c की वैल्यू कितना होना चाहिए y, बराबर ना। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। कितना हो रहा है वाई स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस हो जाएगा कितना 4 और ये होगा माइनस 4 वाई स्क्वेयर और ये होगा लेस देन और इक्वल 0। तो टोटल मिला के कितना आएगा 3 इंटू वाई स्क्वेयर आएगा माइनस हो जाएगा 4 इंटू वाई प्लस हो जाएगा 4 और इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 वाई स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस हो जाएगा 4 और ये आएगा लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्व कर लो कितना आएगा, ये 3 इंटू 4 के फैक्टर कितना आएगा, 3 इंटू 4 मतलब हो जाएगा 12, 12 के फैक्टर आएंगे 6 इंटू 2, तो प्लस 6 माइनस 2 कर दो तो कितना आएगा 3 इंटू वाई स्क्वेयर प्लस हो जाएगा 6 इंटू वाई माइनस हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस हो जाएगा 4 और ये होगा लेस देन और इक्वल टू 0। क्या कॉमन आया, 3y कॉमन आ गया, y प्लस कितना बच गया 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, y प्लस 2 बच गया फिर से, ये होगा लेस देन और इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 2 और इंटू कितना आ जाएगा कि y प्लस 2 और ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, ये नंबर लाइन है और यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा 2/3। सही है, तो यहाँ से देख लो अभी, यहाँ से कितना होगा, इसमें आएगा प्लस का साइन, इसमें आएगा माइनस का और इसमें आएगा प्लस का। यहाँ पे क्या लिखा है लेस देन और इक्वल 0, मतलब होगा ये तुम्हारा सॉल्यूशन। मतलब -2 से लेकर 2/3 ये हो गया तुम्हारा, मतलब y बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए -2 से लेकर कितना हो गया 2/3। ठीक है, तो ये भी क्लोज होगा और ये भी क्लोज होगा। अच्छा ये y मतलब कौन सा y है, ये y मतलब ये वाला y है, जो यहाँ पे लिखा है ना वो है, ये जो y लिखा है वो है, ये y तो कुछ अलग ही है। ठीक है ना, ये y कुछ अलग ही है। हमने इसका रेंज निकाला, इसका रेंज कितना आया -2 से लेकर 2/3 है। ये y और ये y अलग अलग है, हाँ ये पहले क्लियर कर लो, ये y और ये y सेम नहीं है। तुम इसका रेंज निकालने के लिए इसके साथ जो कंपेयर कर लिया वेरिएबल, वो वेरिएबल है ये, इसको तुम t भी मान सकते थे, कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये उसकी रेंज है, मतलब -2 से लेकर 2/3। ये किसका आंसर है, इस वाले का, इसके अंदर जब x के लिए तुम कुछ भी रखते जा रहे हो ना, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा तुम्हारा आंसर, -2 से लेकर कितना मिलेगा 2/3 तक का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होना चाहिए, इस वैल्यू से कम आना चाहिए किसका आंसर, वाई स्क्वेयर -5 इंटू वाई प्लस 3। इसका जो आंसर आना चाहिए, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आना चाहिए, इस इंटरवल से कम आंसर आ जाना चाहिए हमेशा ही। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, पहले यहाँ तक देख लो। अच्छा एक दिक्कत ये है, देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर x रियल है तो मैं ये कंडीशन लगा पा रहा हूँ। जब ये कंडीशन मैं लगा रहा हूँ तो ये कंडीशन तो तभी लगा सकते हैं, ये कंडीशन तो तब भी लगा सकते हैं जब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताए तो। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये y की वैल्यू कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर y की वैल्यू अगर 0 होती है तो ये कंडीशन लगा ही नहीं सकते। मतलब तुमने क्या किया कि केस फर्स्ट को तुमने इस मतलब अब इस प्रॉब्लम को तुमने दो केसेस में डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड कर लिया, जब एक्स की वाई की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये तो क्वाड्रेटिक है और उसके लिए रेंज तुमने ऐसा निकाल लिया। ठीक है, मतलब इस अगर इसमें भले ही 0 अगर इंक्लूड हो रहा है तो लेकिन ये 0 यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 अगर होता है तो वाई की वैल्यू, क्योंकि वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया ना, लेकिन वाई की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा नहीं, तो ये कैसे लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो वाई की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब यहाँ से 0 नहीं कवर हुआ। हाँ, अब सेकंड केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि सेकंड केस में जब y इक्वल्स टू 0 होगा वो केस अलग से लेना पड़ेगा। हाँ, अब y इक्वल्स 0 आ सकता है नहीं आ सकता है वो देखना पड़ेगा। y इक्वल्स 0 आने के लिए चलो y कहाँ पे रखोगे तुम, y इक्वल 0 यहाँ पे रख दो। अगर यहाँ पे 0 रखने के बाद कोई अगर x डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x डिफाइन हो रहा है मतलब y 0 आ ही सकता है ना उस जगह पे।
चलो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दिया, तो क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इधर आके 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 0 पे y 0 होगा, मतलब x एग्जिस्ट है y की वैल्यू 0 लाने के लिए। इसका मतलब ये तुम्हारा 0 भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा नहीं आता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा x नहीं आता है। जैसे कि मान लेते हैं कौन सा इक्वेशन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है यहाँ पे, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा अगर लिखा जाता है समझो। ठीक है, और इसको ऐसे ही सॉल्व किया तुमने, और उसका रेंज कितना आ गया, -2 से लेकर मान लेते हैं कितना 3/2 ऐसा कुछ भी आ गया। तो इसमें तो कितना आया, y तो 0 कवर हो गया ना। लेकिन y 0 कवर तो हो गया है, लेकिन देखो y जब 0 रखोगे तो ना यहाँ पे x डिफाइन नहीं होगा। देखो कैसे, y जब 0 होगा तो सब कुछ यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आना चाहिए, -1। क्या एक्स डिफाइन होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब इसी वाली केस में से क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ से 0 को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है देख लो। मतलब ये ऐसे प्रॉब्लम को जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कांस्टेंट नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि दो केस में जाना पड़ेगा। वाई की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसका वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्ट डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन जीरो कर लो, वहाँ से जो सोल्यूशन आएगा वो सोल्यूशन जो रहेगा। एंड दूसरी केस में क्या करना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको जीरो करना पड़ेगा। जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो कर दिया तो वो भी केस जो है, अगर ये एक्स वाई की वैल्यू जीरो करने से, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको जीरो करने के बाद अगर कोई एक्स अगर डिफाइन होता है, कोई भी अगर एक्स डिफाइन होता है, इसका मतलब उस जगह पे उस एक्स के ऊपर क्या होगा कि उसकी फंक्शनल वैल्यू जीरो आएगी। मतलब क्या है कि वाई डिफाइन है, वाई डिफाइन है मतलब क्या होगा कि ये भी इसका रेंज का पार्ट है। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या होगा फिर, केस वन एंड केस टू का कंबाइन यूनियन, मतलब कितना आएगा फिर -2 कॉम से लेकर 2/3 है ना, -2 से लेकर 2/3, ये भी क्लोज आएगा और ये भी क्लोज आएगा और जीरो इंक्लूड कर देगा। ठीक है, ओके, तो बस अभी यहाँ पे आ जाएगी। अब हमारा प्रॉब्लम कहाँ तक आया है, यहाँ तक। मतलब अब इसका जो आंसर है तुम्हारा कितना होना चाहिए, हमेशा ही लेस देन जीरो होना चाहिए। इसका जो आंसर है 5y² माइनस 5y+3 लेस देन कितना होना चाहिए, -2 से लेकर 2/3 तक होना चाहिए। y² माइनस 5y+3 ये लेस देन होना चाहिए -2 से लेकर 2/3। मतलब इस वाले का जो आंसर है ये इससे हमेशा ही छोटा आना चाहिए, बराबर क्या, ये इससे हमेशा छोटा आना चाहिए। ऐसा तो तभी हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू y² माइनस 5y+3 की वैल्यू लेस देन अगर -2 हो तो। समझ में आ रही बात आपको, मतलब प्रॉब्लम कैसा बन गया अभी तुम्हारा, ये बन गया अभी ऐसा, y² -5 × y+3, इसका आंसर अगर -2 से कम कर देता हूँ, -2 से अगर कम कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ये जो इनइक्वालिटी है हमेशा ट्रू रहेगी। क्यों क्यों कैसे, क्योंकि जब कुछ भी एक्स अगर रखोगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, -2 आएगा, और इसके मिनिमम वैल्यू से हमने इसका आंसर छोटा ही ले लिया ना। इसके मिनिमम वैल्यू से जब इसका आंसर छोटा ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अब इसका इसका तो इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा ही ले लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमेशा ही ये -2 से कम ही रहेगा। और -2 से अगर कम रहा तो कितना, -1 0 -2, या फिर -2 से कम ले लिया मतलब -3 -6 -8 ऐसा कुछ वैल्यू बनेगा, और ये हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। बराबर है क्या, मतलब इसके मिनिमम वैल्यू से भी इसका वैल्यू अगर कम लेते हैं तो ये हमेशा इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब अब तुमको इसी को सॉल्व करना है, y² -5y+5 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी सोल्यूशन आएगा तुम्हारा ये हमारा ये मतलब रिक्वायर्ड आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पे देखने से तो लग रहा है कि इसके तो कोई सोल्यूशन मतलब पॉसिबल, मतलब डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए b +और - (बी²25 -4 × a की वैल्यू 1 और c के लिए 5 डिवाइड बाई कितना 2 × 1 कितना आया देखो, ये 5 प्लस और माइनस हो जाएगा √5 डिवाइड बाई कितना आएगा 2। मतलब दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हो गए इसके, पहला है 5 माइनस हो जाएगा √5 डिवाइड बाई 2, दूसरा कौन सा है 5 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 है। तो ये दो सॉल्यूशंस है, तो इसमें आएगा तुम्हारा प्लस, इसमें आएगा माइनस और इसमें आएगा प्लस। तो लेस देन जीरो है, मतलब ये तुम्हारा सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट क्या आया फिर, सॉल्यूशन सेट आया 5 √5 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर 5 प्लस √5 डिवाइड बाई 2 तक, ये ओपन और ये ओपन। ठीक है, तो ये होगा y बिलोंग्स टू इतना सॉल्यूशन तुम्हारा। सही है क्या, देख लो एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ क्या क्या किया।
क्वेश्चन था कि इसका जो आंसर है एक्स वैल्यू कुछ भी रखो तो ये इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि वाई को सेपरेट किया, एक्स को सेपरेट किया, ठीक है। तो ये था तुम्हारा एक्स का एक्सप्रेशन और ये था वाई का। अब ये जो आंसर है वाई के टर्म में जो लिखा है, अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग कि इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज आएंगे आ रहे वो निकालेंगे। इसके कितने पॉसिबल वैल्यूज है आ रहे वो निकालेंगे। और जो पॉसिबल वैल्यूज आ रहे वो निकालने के बाद इसके जो छोटा वैल्यू है, इसका सबसे जो छोटा वैल्यू है उससे भी इसका वैल्यू कम करेंगे, तो ये हमेशा आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है। अगर समझो यहाँ पे कितना है, -2 से लेकर 2/3 है। अगर मैं इसका y² - 5y+3 का आंसर <1 कर लेता हूँ, <1 कर लेता हूँ, मतलब इसका आंसर 1 से कम है ऐसा मान लेता हूँ, तो कभी कभी इसका आंसर 0 भी आने का चांस है। अगर ये 0 आ गया और इसका आंसर -2 लेता हूँ तो 0 <-2 थोड़ी हो सकता है। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि इसको मैं इससे सबसे छोटे वैल्यू से ही कम कर रहा हूँ। तो क्या होगा, कभी इसकी गारंटी है कि इसका आंसर अगर -2 से ही कम है तो ये हमेशा ही -2 से कम ही रहेगा, तो ये हमेशा इसके इसके वैल्यू से कम ही आएगा इधर का। ठीक है। तो ये जो -2 से 2/3 निकालने का तरीका इतना था, मतलब रेंज, नॉर्मल रेंज जैसे निकालते थे हम लोग वैसे, b² - 4ac को ग्रेटर देन 0 करने से। बस एक ध्यान ये रखना था तुमको, शायद ये हमने पहले बोला है नहीं बोला है ये, लेकिन हर केस में ऐसा करना है, ऐसा नहीं कि मतलब इसी केस में मतलब ऐसा करना है। रेंज जहाँ पे भी निकालोगे ना, रेंज जिस जिस प्रॉब्लम में निकाला है उसमें ऐसा करना ही पड़ेगा कि जब x² का जो कोएफिशिएंट है, अगर कोई वेरिएबल है तो उसको पहले नॉन जीरो कर लो और तभी जाके तुम इसके लिए b² - 4ac को ग्रेटर देन 0 कर सकते हो। और दूसरे केसेस में, और उसका जो सोल्यूशन आया वो नोट डाउन कर लो। बाद में दूसरे केस कौन सा लेना पड़ेगा कि x² का जो कोएफिशिएंट है उसको 0 भी करना पड़ेगा। तो ये 0 करने के बाद, मतलब जो भी वैल्यू है 0 करने के बाद, ये जो 0 है यहाँ पे रख दो इस जगह पे, और यहाँ से कोई x डिफाइन है क्या देख लो। अगर x डिफाइन है मतलब उस x के ऊपर इसका वैल्यू 0 आएगा, बराबर है क्या। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें 0 भी आने वाला है, तो 0 भी आने वाला है तो इसका और इसका यूनियन ले लो, इसका और इसका यूनियन ले लो, बस ये काम खत्म, ये तुम्हारा रेंज होगा। ठीक है। तो ये रेंज निकलने के बाद इसका तो रेंज निकल गया, -2 से लेकर 2/3, तो इसका आंसर -2 से कम कर लिया, जो भी इनइक्वालिटी आया सॉल्व कर लिया, बस ये होगा तुम्हारा वाई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच 4:t माइनस ए -4 2:t प्लस 9/4 इंटू ए लेस देन 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक। अब जितना तुम ज़्यादा सोचोगे इस प्रॉब्लम के लिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ये तुमको अच्छे समझ में आएगा। मैं जितने ही प्रॉब्लम करूँ ये आपके काम के नहीं है। ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको खुद को करना चाहिए, खुद को मतलब कैसी कंडीशंस बनाना है और क्या दिक्कत है इसके अंदर, ये आपको खुद से जज करना चाहिए। ठीक है ना। चलो मैं इसका भी एक प्रॉब्लम बोल देता हूँ, तो आपको सारे टाइप्स के प्रॉब्लम मैं कवर कर लिया ऐसा हो जाएगा और तुम सारे प्रॉब्लम सब अब आगे के कर सकते हो। तो 4 का पावर टी को मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, 2 का पावर टी और इसका ब्रैकेट का पावर 2, ऐसा चलेगा ना। बिल्कुल चलेगा। 2 का पावर 2 होगा, और तो 2 का पावर 2 को तुम ऐसा लिख सकते हो, 2 का पावर टी का पावर 2 लिख दो तो भी वही होगा, 2 का पावर 2t या फिर 4 का पावर टी, ऐसा हो जाएगा ये। इसके बाद ये माइनस का माइनस है, यहाँ पे आएगा ये -4, ये -4 बराबर ना। तो ये -4 होगा और इंटू कितना है, 2 का पावर टी है, 2 का पावर टी का 2 का पावर टी, फिर कितना है, ये होगा 9/4, 9/4 इंटू होगा ए और ये होगा लेस देन 0। सही है। और टी कितना है तुम्हारा, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कितना आना चाहिए, 1,2। ये अभी अभी जैसे किया था वैसे ही है, लेकिन बस यहाँ पे टी डायरेक्ट वेरिएबल नहीं है, मतलब टी किसी पावर में है, मतलब चेंज वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। मतलब अगर सिर्फ यहाँ पे t² होता, मतलब अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारा ऐसा होता कि t² माइनस ए -4 इंटू टी और प्लस 9/4 इंटू टी नहीं, इंटू ए और ई लेस देन 0, ऐसे t² माइनस ए -4 इंटू टी प्लस 9/4 इंटू ए लेस देन 0, और ये फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक। अगर ऐसा होता तो जो अभी अभी हमने सॉल्व किया था ना प्रॉब्लम, उसी की तरह हो जाता ये, बराबर क्या। ये अभी जो सॉल्व किया था ना हमने, ऐसा ही था ना ये, देखो ये जो प्रॉब्लम था ये ऐसा ही था। ठीक है। कि ये नहीं, ऐसे इससे पहले वाला, ये वाला हमने किया था ना, ये देखो x² + 2x + ए लेस देन 0 था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक के लिए। 1 से लेकर 2 तक के लिए ये हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए था, ये सेम प्रॉब्लम बन गया ये भी है। t² माइनस ए -4 इंटू टी प्लस 9/4 इंटू ए लेस देन 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू ओपन 1 से लेकर 2 के बीच में, ऐसा सही है क्या। तो ऐसा ये प्रॉब्लम, तो मतलब ये अलग से प्रॉब्लम ऐसा मान के चलो और इसको भी सॉल्व करके देख लो तुम।
ठीक है, तो ये भी सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रही बात आपको। चलो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, आपको नया ही प्रॉब्लम दे देता हूँ ये। ठीक है, ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा है कि t² - 4 इंटू ये -4t+9/4 इंटू ये लेस देन 0 है, और ये जो रिलेशन है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक के लिए वैलिड है। तो तुमको t की वैल्यू निकालना है, तो मतलब t किसकी वैल्यू निकालना है, ये की वैल्यू निकालना है, सॉरी। तो ये कितना आएगा वो बताना है तुमको। ठीक है, और इस टाइप का प्रॉब्लम हमने ये वाला कर लिया है यहाँ पे, ये सेम प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा आपको। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे 2t को तुमको सपोज करना पड़ेगा, 2t को, क्योंकि ये डायरेक्ट तो क्वाड्रेटिक नहीं है ना, तो 2t को सपोज करने के बाद ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 2t को क्या बोलोगे, x बोल दो, x तो लिया नहीं ना इसने, तो 2t को x बोल दिया तुमने। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² माइनस ये -4 इंटू होगा x, 2t को तो x बोल रहे हैं ना हम लोग, फिर आएगा 9/4 इंटू हो जाएगा a, और ये आएगा लेस देन 0। सही है, तो x कितना है तुम्हारा, 2t है, और t कितना है, 1 से लेकर 2 के बीच में है। तो यहाँ पे क्या करो कि ये जो t है, t कितना है, t बिलोंग्स टू अगर 1 से लेकर 2 तक के बीच में है, तो ये तो t के वेरिएबल है ना, ये तो t के लिए कंडीशन है। हमको तो x के लिए कंडीशन चाहिए, क्योंकि इक्वेशन तो हमारे x के बीच में आ गया। जब इक्वेशन अगर x के बीच में आया तो कंडीशन t के बीच में कैसे चलेगी, उसको तो x के बीच में लाना पड़ेगा ना। तो x में लाने के लिए इसका पावर 2 होना चाहिए, t का पावर 2 होना चाहिए, मतलब 2 का पावर t होना चाहिए। तो इसका जब t का 2 का पावर t कर रहा हूँ, तो इसका भी पावर 2 का पावर 1 करना पड़ेगा, और इसका भी पावर 2 का पावर 2 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 2 का पावर t बिलोंग्स टू कितना आएगा, 2 से लेकर 4 तक के बीच में आएगा। सही है क्या, समझ मेरी बात आपको। जब t कितना है, 1 से लेकर 2 के बीच में है, तो 2 का पावर t कितना आएगा, तो 2 का पावर 1 करो, कितना आया 2, 2 का पावर 2 करो 4 आएगा। मतलब t जब 1 से 2 के बीच में होगा तो x कितना होगा, x होगा 2 से लेकर 4 के बीच में, x होगा 2 से लेकर 4 के बीच में। सही है क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे x कितना होना चाहिए तुम्हारा, 2 से लेकर 4 के बीच में होना चाहिए, और ओपन। तो बस अब ये नया प्रॉब्लम बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, इसी तरह से, इसी टाइप का बन गया ये। कैसे, ये इस टाइप का ही। बस ये इसमें क्या था कि t1 से 2 के बीच में था, ये t बोलो या फिर इसको x बोलो, कुछ भी बोलो। यहाँ पे x² - 4 टाइम्स ये -4 इंटू एक्स प्लस 9/4 इंटू ये लेस देन 0 था, तो x कितना होगा, 1/2, 1 से लेकर 2 के बीच में होगा। बस ये 1 से 2 के बदले यहाँ पे कितना आ गया, अभी कितना आया, 2 से 4 का आ गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो वही है अभी भी, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल है, मतलब ये सारे वैल्यूज़ के लिए है, जितने भी वैल्यू होंगे 2 से लेकर 4 के बीच में, वो सारे वैल्यू के लिए इसका आंसर लेस देन 0 आना चाहिए, और इसमें भी फॉर ऑल ही है। ठीक है, ओके। तो मैं कौन सा भी दोनों में से, मतलब इसमें से या फिर इसमें से सॉल्व कर लेता हूँ, आपको दूसरा करना है, तो यही सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ये वाला जो मैंने मॉडिफाइड किया वो वाला, वो दूसरा आप सॉल्व कर लो। ओके, तो पहले तो ग्राफ कौन से पॉसिबल है उसके बारे में देख लो। कौन से, x² है, माइनस ये -4 इंटू एक्स है, प्लस 9/4 इंटू ये लेस देन 0 है। तो फॉर ऑल 2 से लेकर 4 के बीच में, मतलब इसका आंसर नेगेटिव चाहिए। तो कौन से केस पॉसिबल है, इसका आंसर नेगेटिव चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कितना आना चाहिए, नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, बराबर ना। तो नेगेटिव अगर चाहिए तो पहले तो ग्राफ नेगेटिव, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है इसका, लीडिंग कोएफिशिएंट है 1, इसका मतलब ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, और नेगेटिव चाहिए मतलब एक्स एक्सिस ग्राफ तो नीचे जाना ही चाहिए। नेगेटिव अगर आंसर चाहिए तुम्हारा तो एक्स एक्सिस नीचे ग्राफ होना ही चाहिए तुम्हारा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि ये ग्राफ बना दिया, दूसरे दो ग्राफ ले ही नहीं रहा हूँ मैं। क्यों नहीं ले रहा हूँ पता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव अगर आंसर चाहिए तो इस वाले में तो नेगेटिव आंसर आने का चांस ही नहीं है, और इस वाले में भी आंसर नेगेटिव आने का चांस नहीं, मतलब इमेजिन रूट्स और इक्वल रूट्स में नेगेटिव आंसर आने का चांस नहीं है, तो इस दोनों को भी मैं इग्नोर मार रहा हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल था नेगेटिव आंसर आने का, तो उसी को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो नेगेटिव आंसर आना चाहिए कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए बोलो, 2 से 4 के बीच में। ठीक है, इसका मतलब 2 और 4 कहाँ पे होगा तुम्हारा, 2 से 4 के बीच में हर एक वैल्यू के लिए नेगेटिव आंसर आना चाहिए। इसका मतलब तुम्हारा 2 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पे होगा। बस लास्ट जो प्रॉब्लम किया था ना हमने वो सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 पे वैल्यू कितना आ जाएगी, नेगेटिव आना चाहिए, और 4 पे वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। ठीक है, और 2 को ओपन रखना है तुमको, 2 को ओपन रखना है ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 2 पे ओपन अगर रख देना है तो 2 यहाँ पे भी चलेगा तुम्हारा। समझ मेरी बात आपको, 2 यहाँ पे भी चल जाएगा या फिर यहाँ पे भी चल जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पे तो लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 के आगे वाले पॉइंट पे लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब तुम्हारे 2 के लिए कितना कंडीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में क्या होना चाहिए कि तुम्हारा
मतलब ये टू, मतलब टू जो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक। फोर आगे शिफ्ट होता तो कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, इसके आगे नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन से लेकर टू के बीच में क्या होना चाहिए, इसका आंसर लेस देन जीरो होना चाहिए। तो वन को तुम अगर इधर लेके जा रहे हो तो मैक्सिमम तुम यहाँ पे, मतलब इसके थोड़ा सा आगे यहाँ तक ही ले जा सकते हो, इसके ऊपर नहीं ले जा सकते, इसके ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर यहाँ पे चला गया तो कितना आएगा इसका आंसर, लेस देन जीरो आ जाएगा। इस पे कितना आएगा, इक्वल्स टू जीरो आएगा ना, ये इस जगह पे तो इक्वल्स जीरो आएगा, और इक्वल्स जीरो तो यहाँ पे नहीं चाहिए था तुमको। ठीक है, इसका मतलब तो मैक्सिमम कहाँ पे ले जा सकते, यहाँ तक लेके जा सकते थे। बराबर है क्या, मतलब इस जस्ट पॉइंट, इस वन से थोड़ा सा, मतलब इस वन से थोड़ा सा पीछे ग्राफ रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम वन से ही पास करवा सकते हो ग्राफ, यहाँ पे वन से ग्राफ पास करवा सकते हो, यहाँ पे मतलब टू से ग्राफ पास करवा सकते हो। क्योंकि टू से अभी पास भी कर लिया तो टू पे तो हमको वैल्यू देखना ही नहीं है ना, टू तो ओपन ही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो टू से थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए ना, टू पे थोड़ा ज़्यादा पे ही देखना है हमको। तो टू पे तो जीरो हो रहा है, इसका मतलब इसके आगे में क्या होगा, नेगेटिव आएगा वैल्यू, और नेगेटिव चाहिए अपने को। तो मतलब टू और फोर के लिए मैक्सिमम जो एक्सपांशन है वो इस रूट तक हो सकता है। जितनी ज़्यादा, मतलब जितनी छोटी चीज़ है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे ना। ओके, तो इसके लिए तुमको कंडीशन बनाना है, कैसे बनाओगे बोलो। पहले तो होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कितना, ये होगा सिर्फ पॉजिटिव, ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ ऑफ जीरो नहीं, एफ ऑफ टू की वैल्यू। एफ ऑफ टू की वैल्यू कितना होना चाहिए बोलो। एफ ऑफ टू मतलब यहाँ पे कितना आएगा, एक तो लेस देन जीरो आना चाहिए, एक तो लेस देन जीरो आना चाहिए। ठीक है, एक तो लेस देन जीरो, इक्वल्स टू जीरो चलेगा क्या, लेस देन जीरो बस काफ़ी है, लेस देन जीरो लिख दो। और एफ ऑफ फोर भी कितना होना चाहिए, ये भी लेस देन जीरो होना चाहिए, बस इतना ही। ठीक है ना। अब मतलब अगर इक्वल्स टू जीरो कर लिया ना इसको, तो इसका वर्टेक्स भी ढूंढना पड़ेगा कि माइनस टू से लेकर फोर के बीच में होना चाहिए, ऐसा देखना पड़ेगा। ठीक है ना। ओके, तो काफ़ी देख लेते हैं, जीरो की अगर ज़रूरत पड़ती तो ले लेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती तो नहीं ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन है तो तुमको निकालना है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कितना आएगा बोलो। बी स्क्वायर माइनस फोर सी कहाँ निकाले, इधर ही निकाल लेते हैं। तो माइनस हो जाएगा ए माइनस फोर इंटू हो जाएगा इसका स्क्वायर। ओके, माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितना आ जाएगी, वन, सी की वैल्यू कितना है, नाइन अपॉन फोर इंटू होगा ए, और ये कितना आना चाहिए, गर्दन जीरो। तो ये फोर को और ये फोर को तुमने हटा दिया, कितना आएगा ए स्क्वायर, और हो जाएगा कितना, एट टाइम्स ऑफ ए, प्लस हो जाएगा कितना, 16, और माइनस कितना आ जाएगा, ये नाइन इंटू होगा ए, और होगा गर्दन जीरो, कितना आएगा, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, एट और नाइन कितना आएगा, 17, 17 टाइम्स ऑफ ए, प्लस हो जाएगा 16, और ये आएगा गर्दन जीरो। मतलब ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया बी स्क्वायर माइनस फोर इसी के लिए। ठीक है, इसके रूट्स कितने बनेंगे, माइनस 16 माइनस वन, तो सीधी सी बात है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा कितना आना चाहिए, ये बिलोंग्स टू आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक के बीच में, और यूनियन होगा 16 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो तो इतना सॉल्यूशन तुम्हारा आ जाएगा। ओके, अब चाहिए तुमको एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ फोर। तो एफ ऑफ टू कितना आ रहा है, इधर निकाल लेता हूँ मैं, एफ ऑफ टू कितना आ रहा है, ये फोर। ठीक है ना, लिख दो यहाँ पे, ये होगा फोर, फिर माइनस यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये होगा टू ना, तो माइनस टू ये, और प्लस हो जाएगा एट, सही है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये हो जाएगा नाइन बाई फोर इंटू होगा ये तो एफ ऑफ टू की वैल्यू हो गई। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये चार दूनी आठ, तो होगा नाइन बाई फोर माइनस एट, तो शायद होगा वन अपॉन फोर इंटू ये, बराबर है क्या, देख लो ये सही है। और एट प्लस फोर मतलब कितना आएगा, ट्वेल्व आएगा। ठीक है, ये तो होगा एफ ऑफ टू की वैल्यू, और एफ ऑफ कितना फोर कितना आ जाएगा बोलो, ये होगा 16 माइनस ये माइनस फोर इंटू कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा फोर, प्लस कितना आ जाएगा, नाइन अपॉन फोर इंटू होगा ये, सही है। कितना होगा देख लो, ये माइनस फोर ये, और ये प्लस 16 ये, तो कितना होगा 32 टाइम्स ऑफ ये होगा, नहीं 32 होगा, ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 होगा और ये 16, 32 होगा ना, और इधर से कितना आएगा माइनस फोर ये, प्लस हो जाएगा नाइन अपॉन फोर इंटू होगा ये, कितना हो रहा है देख लो, ये हो जाएगा 32 माइनस कितना आएगा 16 और 9, 16 और 9 कितना आएगा, शायद 6 और एक तो 7 होगा, शायद 7 ए डिवाइड बाई होगा 4 ऐसे। ठीक है, तो तुमको एफ ऑफ फोर मिल गया, एफ ऑफ फोर मिल गया, और क्या मिल गया, एफ ऑफ टू भी मिल गया, एफ ऑफ टू भी मिल गया। ठीक है, तो अब इन दोनों का आंसर क्या चाहिए तुमको, लेस देन जीरो चाहिए।
तो लेस देन 0 कर दो। तो इधर से आंसर कितना आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ ये प्लस 12, इसका आंसर होगा लेस देन 0। मतलब ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, लेस देन हो जाएगा 12×48, 48 से कम। ठीक है, ये हो गया f(2) की वैल्यू। इसके बाद f(4) भी कितना आना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखो, ये 32 माइनस हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ये बाई 4 और ये लेस देन 0 होगा। इसका मतलब कितना होगा कि 7 ये बाई 4 की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए 32। तो इसका मतलब कितना आएगा कि ये की वैल्यू होना चाहिए 4 दूनी 8, 4 त्रिकम 12 डिवाइड बाई 7। मतलब ये की वैल्यू होगी 128 डिवाइड बाई 7 से ज़्यादा, और साथ साथ ये की वैल्यू -48 से कम होना चाहिए। और उसके बाद कितना होना चाहिए की वैल्यू -∞ से 1 और 16 से इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये जो तीन कंडीशन है उन दोनों की, तीनों के बीच में क्या चाहिए, देखो ये केस के विदिन क्या होना चाहिए, मतलब इस केस के लिए ये भी कंडीशन मस्ट है, ये भी कंडीशन मस्ट है और ये भी कंडीशन मस्ट है। मतलब तीनों के बीच में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए तुमको। ठीक है, तो अगर तीनों केस में अगर इंटरसेक्शन चाहिए तो देख लो फिर इसमें इसमें क्या कॉमन आएगा और इसमें कॉमन आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे देखो ये -48 से कम है, -48 से कम है, और ये कितना है 127/7 से ज़्यादा है। तो इसी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसी में कुछ कॉमन नहीं है तो इसके अंदर कॉमन होके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, तो इसका सोल्यूशन कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 5 होगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर जाना है। तो अच्छी क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।